नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ प्रश्नावली 7.2 के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 दो एग्जाम्पल्स हैं। इसका वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक नहीं देखा है आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स को यदि आप समझ जाते हो तो उस टाइप के एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप आराम से हल कर पाओगे। इस वीडियो में मैं 7.2 के 3 एग्जाम्पल्स जो शेष रह गए थे उनके बारे में बात करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लें। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है कि एक तो अनुपात पूछा गया है, साथ साथ में इसमें यह भी पूछा गया है इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहली बार जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको लगता है पता नहीं किस टाइप का है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसा आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। पहले ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं इनको आप लिख लें, 5, -6 और दूसरा बिंदु है -1, -4। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए, ये पहचान बता रहा हूं, और आने पर क्या करना है। और से नहीं समझते हो तो ऐसे बोला जाएगा जोड़ने वाले। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए बोल रहा है, या तो यूं समझ लीजिए या इनके बीच में और आ रहा है। यदि ऐसा प्रश्न में है तो आप उन दोनों बिंदुओं को नाम देंगे ए बी। क्या नाम देंगे? ए बी। इनका काम तो हो गया। इन जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष भी एक रेखा होती है, लेकिन वो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जहां काटेगी तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। लेकिन y अक्ष के ऊपर है वो, माना y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मानना पड़ेगा। प्रतिच्छेदन बिंदु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। विभाजित का मतलब काटता है। तो y अक्ष जिस बिंदु पर काटेगा वो होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। और प्रतिच्छेदन बिंदु बोल दो चाहे विभाजन बिंदु बोल दो, एक ही बात है। विभाजन बिंदु को हमेशा P नाम देते हैं और उसके निर्देशांक हमें नहीं पता है तो हम लिखते तो अक्ष y हैं, लेकिन ध्यान रखना y अक्ष की बात कर रहा है तो यहां पर y तो होगा। y अक्ष पे कभी भी x का मान नहीं होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है, याद रखना। यदि y अक्ष नहीं बोलता तब तो अपन बिंदु P के निर्देशांक अक्ष y लिखते, लेकिन इसने y अक्ष बोला है तो वहां केवल y होगा, अक्ष नहीं होगा, और नहीं होगा उसका मान 0। तो उस बिंदु के निर्देशांक अपने को ऐसे मानने होंगे। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। पिछली वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्वतः ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसको हमेशा उसके निर्देशांक ऐसे लिखे जाते हैं 0 y अक्ष पे y होगा और 0 नहीं, अक्ष नहीं होगा। अक्ष नहीं होगा तो उसका मान 0 माना जाएगा। यदि यहाँ अक्ष होता, मान लो तो अक्ष होता तो वहाँ अक्ष तो लिखा जाता, लेकिन y नहीं लिखा जाता, y की जगह 0 लिखा जाता। ये हो गया। अच्छा, आगे क्या पूछा गया? अनुपात है। अनुपात की जब भी बात करता है तो आप m1 अनुपात m2 लिख देना। प्रश्न में दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देंगे इंट्रोगेटिव चिन्ह, ज्ञात करना है। आपको इस पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 में बताया था कि अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन दोनों में से एक फॉर्मूला हमें लिखना होता है, लेकिन वहाँ अपनी इच्छा नहीं चलती है। प्रश्न में समझना पड़ेगा कि अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन कुछ बोला गया है क्या। जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में कहीं पे भी न तो अंतः विभाजन का नाम आ रहा है, न ही बाह्य विभाजन का नाम आ रहा है। यदि कुछ भी नाम नहीं आता है तो वहाँ हमेशा अंतः विभाजन का फॉर्मूला काम आएगा।
अंतः विभाजन, ये सब सूत्र आपको बताए गए हैं। अंतः विभाजन सूत्र एक तो अक्स के बराबर लिखा जाता है, अक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। एक तो ये तो होता है अक्स के बराबर, एक y के बराबर लिखा जाता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। माइंड में फिक्स कर लो कि जब भी अनुपात ज्ञात करना है तो अक्स और वाई के सूत्र तो दोनों लिखने हैं, लेकिन अनुपात ज्ञात करते समय काम में एक ही लेना है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि अनुपात ज्ञात करते समय एक ही फॉर्मूला काम में लेना है, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले से या दूसरे वाले फॉर्मूले से जब हम काम करेंगे दोनों से तो रिजल्ट एक जैसा आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों में काम नहीं करना पड़े और अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ही सूत्र काम में ले लें। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बिंदु P के निर्देशांक में ऐसा कौन सा निर्देशांक है जिसका मान आपके पास में पहले से ज्ञात है। ये 0 ज्ञात है। 0 किसका मान है? अक्स का। y का मान हमारे पास में नहीं है, तो जिसका मान नहीं है वो सूत्र हमें काम में नहीं लेना चाहिए, और यदि लेने की कोशिश करोगे तो अनुपात नहीं आएगा। जिसका मान ज्ञात है वो सूत्र काम में लेंगे। अक्स का मान ज्ञात है, अक्स का मान 0 है, तो ये सूत्र काम में लेंगे अपन। ठीक है, तो इसको जब अपन आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो। क्या अक्स का मान ज्ञात करना है? नहीं, अक्स का मान दिया गया है 0, तो पहले अक्स की जगह लिखो 0, ये लिखा 0 बराबर m1 और m2 है, ये तो हमारे पास में है ही नहीं, तो इनको तो ऐसे लिखना, अपने को केवल x2 और x1 का मान लिखना है। तो m1 ऐसा कैसा गुणा x2। अब ये x1 x2 क्या होता है? यहां जो हमने ab लिखा था, a के निर्देशांक को आपको हमेशा x1 y1 समझना है और बिंदु b के निर्देशांक को समझना है x2 y2। अब तो पता चल गया होगा कि ये जो x2 यहां लिखा गया है ये रहा x2 का मान है -1, तो यहां लिख दो -1 प्लस m2 गुणा x1 ये रहा, x1 का मान 5 है, तो यहाँ लिख दो 5 बटे में m1 प्लस m2 है, तो इसको ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि हमारे पास में m1 भी नहीं है और m2 भी नहीं है। एक बार 0 को ऐसा कैसा, इस -1 को जब इससे गुणा करोगे तो पहले तो ये माइनस लिख दो, फिर m1 को 1 से गुणा करने पर m1 ऐसे ही लिखना है, एक m1 का मतलब m1 ही होता है। m2 जब इससे गुणा होगा तो पहले 5 लिख दो, फिर m2 लिख दो, गुणा हो गया बटे m1 प्लस m2, और इसके बटे में आपको 1 लगा लेना है क्योंकि इसके बाद में हमें वज्र गुणा करना होगा। तो वज्र गुणा कैसे होगा, देखो 1 को इन दोनों से गुणा करो, 1 को जिनसे भी गुणा करते वही आता है, 1 को हम इनसे गुणा करें तो यही आएगा। तो -m1 प्लस 5m2 बराबर 1 को इधर गुणा कर दिया, फिर बराबर लगा दो। अब 0 को इन दोनों से गुणा करना है और आप सबको पता है 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। अनुपात ज्ञात करने के लिए लास्ट स्टेप में क्या करना होगा, m1 के पद एक तरफ होनी चाहिए, m2 के पद एक तरफ होनी चाहिए। तो इधर m1 को रख लो और यहाँ जो m2 का पद है उसको उधर भेज दो पक्षांतरण करके, तो वो माइनस का हो जाएगा। यदि दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो वो हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है m1 अनुपात m2, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपके पास m1 बटे m2 बन जाता है तो m1 बटे m2 ही ये होता है, तो m1 बटे m2 तो बन जाएगा। यहाँ से m2 को हटा करके और इधर बटे में लगा देंगे तो क्या होगा, देखो m1 यहाँ केवल m1 है, ये m2 यहाँ से हटेगा, ये इसके गुणा में है, तो गुणा में कोई संख्या हटती है तो सामने वाली संख्या के बटे में जाती है, तो ये m1 के बटे में आ जाएगा। इधर हमारे पास में बच गया केवल 5, यहाँ हमारे पास में और कोई संख्या है नहीं, हमें m1 बटे m2 ही बनाना था, वो तो बन गया, लेकिन इसके बटे में कुछ है ही नहीं तो इसके बटे में 1 मानना है। अब आपका अनुपात आ चुका है m1 अनुपात m2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जो आता है उसको पहले, नीचे आता है उसको बाद में, अनुपात का चिन्ह लगा करके ऐसे ही इसको लिख सकते हो 5:1।
तो ये तो हो गया आपका अनुपात। प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो जो अनुपात है वो तो आ चुका है, बात समझ में आई होगी आपको। लेकिन उसने ये कहा है कि उस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु को आपने क्या नाम दिया था, P। निर्देशांक क्या थे, 0y। 0 किसका मान है, अक्ष का, तो अक्ष का मान तो आपके पास में है, किसका मान नहीं है, y का। इसलिए अपने को यहाँ y का जो फॉर्मूला है वो अब काम में लेना होगा, अनुपात के लिए नहीं, y का मान निकालने के लिए, क्योंकि y का मान निकालेंगे तो ही इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे। y का मान आते ही y की जगह अपन मान रख देंगे और बिंदु P हमें ज्ञात हो जाएगा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ इस मैटर को मिटा देता हूँ क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं, अनुपात हमारे पास में आ चुका है। और इसके बाद y का जो फॉर्मूला है इसको आप यूज में लेंगे। कैसे यूज लेना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, आप तो लगातार बने रहें, M1 M2 M1 M2 करते रहो, काम होता रहेगा हमारा। y का मान ज्ञात करना है, y बराबर M1 M2 अब की बार हमें मिल चुके हैं, तो M1 M2 की जगह ये काम में लेना है, M1 की जगह 5 M2 की जगह 1, तो M1 का मान 5 गुणा y2 का मान यहाँ से देखो -4 प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान वहाँ से देख लीजिए, M2 ये रहा 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे 1 आ रहा है, तो M2 का मान 1 है। y1 ये y1 है, तो y1 का मान -6, y1 का मान क्या रहा है, -6। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख नहीं पाए, इस पर फिर से लिख देता हूँ दोबारा। M1 का मान हमारे पास में क्या है भाई, M1 का मान लिख दिया, फिर M2 का मान 1 है और y1 का मान है -6 बटे M1 प्लस M2, ये रहा M1 M2, तो इन दोनों को जोड़ना है। 5 को जब -4 से गुणा करेंगे तो -20 बनेगा, -6 को जब 1 से गुणा करेंगे -6 बनेगा, और 5 और 1 जुड़ेगा तो ये 6 हो गया। दोनों ही संख्या माइनस की है तो वो जुड़ जाएंगी, 26 हो जाएगा माइनस का, बटे में 6 है, 2 के पहाड़े से इनको काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 3, तो इसका उत्तर हो गया -13/3। अब आपको करना क्या है, 2 चीज़ें पूछी थी इसने, उसको एक साथ लिख देते हैं अपन। क्या क्या पूछा था, एक तो अनुपात पूछा था, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात तो क्या हो गया आपका 5:1, और प्रतिच्छेदन बिंदु को आपने P माना था और जिसके निर्देशांक आपने लिखे थे 0y, तो ये 0 तो ऐसा कैसा रहेगा, और y का मान आपने निकाल लिया है, y का मान ये है -13/3, ये हो गया आपका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो अनुपात भी हमने बता दिया, प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी बता दिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इस टाइप से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आपको लगता है कि ये तो एक नई बात थी, लेकिन आपने जैसे ही इसको एक बार अच्छे से समझा तो आपको लगने लगा कि ये तो आसान बात है, क्योंकि आसान हम लोगों ने बना दिया है। आप देखिएगा कि मैं भी, ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड स्लो रखने का कारण यही है कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 9, उसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, उसको एक बार अपन लिख लेते हैं। बिंदुओं, अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो एग्जाम्पल नंबर 8 ना होकर के एग्जाम्पल नंबर 9 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब एग्जाम्पल नंबर 9 जो था वो मैंने बता दिया पहले, अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 बताऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने 8 लिख दिया था भूल से, वो 8 नहीं था, वो एग्जाम्पल नंबर 9 था, और अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए
एग्जाम्पल नंबर 8 ये है, बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक लिखे गए हैं 2 - 2 और बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या क्या गया है। 2 बिंदु दिए गए हैं और इनकी शकल सूरत आपको दिख गई होगी। 2 चीजें नजर आ रही है, एक तो और नजर आ रहा है, एक इसमें बोला जोड़ने वाले। और मैंने बता दिया है पिछले क्वेश्चंस में आपको कि जब 2 बिंदु दिए जाए उनके बीच में या तो आपको और दिखाई दे या ऐसे बोले कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, तो उन दोनों बिंदुओं का जो नाम होगा वो होगा ए बी। हमेशा आपको ए बी लिखना है। और इस प्रश्न वाले को पता चल गया था कि आप ए बी लिखने वाले हो, इसलिए इसने पहले से ही ए बी लिख दिया है। अच्छी बात है, यदि यहाँ ए बी मिल गया तो ठीक है, यदि ए बी नहीं मिलता तो आप इसको ए बी लिख लेते। तो ये हो गया 2 - 2 और -7 4। इसके बाद आप इसको ऐसे समझिए कि ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला, देखो इसमें बोला है को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया। उस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब टुकड़े, समान 3 भागों में बांटने वाला। तो हमें क्या करेंगे, इसके 3 बराबर भाग मान लेंगे। ये नहीं कि माप के बनाना बराबर है नहीं है, आइडिया से इसके 3 भाग बना लेंगे। एक लाइन यहाँ खींच दो, एक लाइन यहाँ खींच दो। 3 भाग बनाने हैं तो 2 लाइनें खींचनी है, एक कम लाइन, 1 2 3 भाग बन गए। इस बिंदु को नाम दे दो कुछ भी, इसको P नाम दे दो, इस बिंदु को कुछ भी नाम दे दो Q। तो ये क्या कहना चाहता है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो इस AB रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P और Q। P और Q ने इसको 3 समान भागों में बांट दिया है, इसलिए हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अपन 2 पॉइंट बनाएंगे। एक तो बिंदु P को मानेंगे, माना P, और निर्देशांक हमें नहीं पता है तो अक्ष वाई मान लेंगे। लेकिन अक्ष वाई का मान ज्ञात करने के लिए अपने को अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, अनुपात। और अनुपात प्रश्न में दिया नहीं गया, प्रश्न में छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है। कैसे, देखो P के पहले 1 भाग है और P के बाद में 2 भाग है, इसलिए बिंदु P के लिए अनुपात क्या होगा, P से पहले 1 भाग और P के बाद में 2 भाग हैं, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। P के पहले 1 भाग, P के बाद में 2 भाग, तो इसका अनुपात है। तो ये अनुपात प्रश्न में नहीं था, ये अनुपात अपने को यहाँ से समझना है। चलो बिंदु Q की बाद में बात करेंगे। अब आप प्रश्न में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन और अनुपात दिया गया है। जब भी अनुपात दिया जाएगा तो अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन का सूत्र तो लगेगा, लेकिन कौन सा लगाएं, कुछ भी नाम नहीं आए तो अंतः विभाजन। कौन सा सूत्र भाई, अंतः विभाजन सूत्र लगेगा। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, एक तो अक्ष के बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, एक y के बराबर होता है। y वाला हम लिखेंगे, पहले हम अक्ष वाले को हल कर लेते हैं। अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अक्ष y हमने मान रखा है, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक को अक्ष y माना है ना, तो अक्ष का मान नहीं है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो भी है उसका मान रखते जाओ। m1 m2 का मान तो ये है, ये m1 है, ये m2 है,
x2 x1 कहाँ मिलेगा, ये दे रखिए ए बी बिंदु। पिछले वीडियोज़ को जब आपने देखा है और यदि उनको नहीं देखा है तो यहाँ आपको तकलीफ होगी, और यदि आपने उन वीडियो को पहले देख लिया है तो आपको समझ में आ गया था कि ए के निर्देशांक को आपको x1 y1 समझना है और बी के निर्देशांक को x2 y2। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पिछले वीडियोज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं छत पहले डाल दूँ और दीवारें बाद में खड़ी कर दूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा जो काम है वो मूर्खतापूर्ण का काम है। और वही बात ये आती है कि पिछली वीडियोज़ को हम देख नहीं रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। और यदि समझ में आएगी भी तो कुछ देर से आएगी, वक्त लगेगा और आपको तकलीफ होगी। और यदि आप चाहते हो कि एक एक चीज़ समझ में आए तो स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंटिन्यू जो वीडियो डाले जाते हैं उनको आप कंटिन्यू देखिए। पिछली वीडियोज़ को जो देख चुका होगा उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं भी देखा उसके लिए भी मैं अच्छा प्रयास करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो m1 का मान 1 है गुणा m1 के साथ ये x2 गुणा है। देखो x2 कहाँ लिखा गया, ये लिखा 1 नंबर पे, तो x2 का मान -7 प्लस फिर आ रहा m2 गुणा x1, तो m2 का मान यहाँ 2 है, 2 गुणा x1 यहाँ लिखा हुआ है, x1 का मान 2 बटे नीचे लिखा हुआ है m1 प्लस m2 का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, m1 और m2 के मान को जोड़ दो। 1 और -7 को गुणा करेंगे -7, 2 को 2 से गुणा कर दो 4 बटे 2, यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है तो घटेगा, और 7 में से 4 घटाने पर 3 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, जो ज़्यादा होता है वही बचता है घटाने के बाद, माइनस है तो माइनस बचता है, तो ये हो गया -3/2। इसके आगे ये सरल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हमने x का मान तो निकाल लिया, अब हम y बराबर लिखेंगे। y का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक ऐसा ही होगा, थोड़ा सा बदलेगा, x2 की जगह y2 आ जाएगा और x1 की जगह y1, x की जगह y आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ y लिखना है, यहाँ से शुरू कर दो y, यहाँ लिख दो y2, यहाँ लिख दो y1, बन जाएगा सूत्र। तो ये सूत्र बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इनका मान कैसे लिखना है, देखो m1 m2 तो वही काम आएंगे जो हमने यहाँ लिखे थे। m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, याद रखना 1 गुणा y2 ये लिखा हुआ 2 नंबर पे, तो y2 का मान ये है 4 प्लस m2 का मान यहाँ 2 है, 2 गुणा m2 के साथ y1 आ रहा है, y1 ये रहा, y1 का मान -2 बटे 1 प्लस 2। m1 प्लस m2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ना था ना। आगे देखो 1 को 4 से गुणा करो 4, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 बटे 3, और ये 0/3। जब भी अंश में 0 आ जाता है तो इसका उत्तर 0 होता है, बटे में 3 5 7 कुछ भी हो जाए, और इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर 0 उत्तर 0, याद रह सकता है। जब ऊपर 0 आ गया तो उत्तर 0 है, ऊपर 0 उत्तर 0 हो जाएगा ये। तो पॉइंट फर्स्ट जो था उसमें हमने बिंदु P की निर्देशांक को XY माना था। x का मान तो आ गया -3/2 और y का मान आ गया 0, ये तो आ गया बिंदु आपका P। जैसे आपने बिंदु P के लिए काम किया है वैसे ही हम बिंदु Q के लिए काम करेंगे। बिंदु Q के लिए ऐसे समझ सकते हो आप, इसको मान लो कि माना बिंदु जो Q है उसके निर्देशांक हमारे पास में नहीं है तो उसको भी XY मान लो, लेकिन दोनों ही नहीं है तो इनको ज्ञात करने के लिए अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। अनुपात हमारे पास में जो पहले वाला अनुपात था वो अनुपात केवल बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए काम आएगा, वो अनुपात यहाँ काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि Q से पहले अब की बार 2 भाग बन गए और Q के बाद में 1 भाग है, तो Q के पहले 2, Q के बाद में 1 भाग है,
भाग तो दिख रहा है ना, भाग का मतलब टुकड़े, 1 2 3, 3 भाग थे, क्यू के पहले 2, क्यू के बाद में 1, पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो अनुपात बदल गया ना, 2:1। यहाँ तो 1:2 है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर एक ही बात है, कोई बात नहीं, ये तो पड़ोसी बदले हैं, 1:2, 2:1 ही है। अरे 1 नहीं है भाई, 1:2 और 2:1 में बहुत अंतर है। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अनुपात चेंज हो गया है। सूत्र कौन से होंगे? अरे भाई सूत्र यही होंगे, इसलिए मैं इन सूत्रों को फिर से नहीं लिखूंगा और सीधा सीधा अक्स के बराबर में इन सूत्रों को यहां से देखते हुए काम करूंगा। m1 का मान यहां से देखना है, m1 का मान 2 है, गुणा x2, x1, y1, y2 सब यहीं से देखेंगे। x2 का मान है -7, तो ये लीजिए -7, प्लस m2 का मान यहाँ 1 है, गुणा x1 का मान यहाँ 2 बटे m1 प्लस m2। सूत्र में m1 प्लस m2 आ रहा है, क्योंकि सूत्र अपन यही काम में ले लेंगे। कारण बार बार क्यों नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपन उसी पर्सन को हल कर रहे हैं, पर्सन संख्या जो 8 है उसी को हल कर रहे हैं, तो वही काम आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये हो गया 2 + 1, 2 को -7 से गुणा करेंगे -14, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 और 1 जुड़ेगा 3, 14 माइनस का है 2 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाया जाता है। 14 में से 2 घटाने पर 12 बचेगा, लेकिन ज़्यादा माइनस का है तो वो 12 माइनस का बचेगा, बटे में 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया -4। ये हमने किसका मान ज्ञात कर लिया? ये मान हमने ज्ञात कर लिया है अक्ष का। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? y का सूत्र कहाँ से दिखाएंगे? ये रहा ना y का सूत्र, यहाँ से देखो। तो y बराबर क्या होगा, m1 m2, तो यहाँ से देखना भाई, m1 का मान 2 है, गुणा y2 का मान यहाँ से देखो 4, प्लस m2 का मान यहाँ कितना है 1, गुणा m2 के साथ में क्या आ रहा सूत्र में y1 कहाँ है, ये रहा -2, बटे में m1 प्लस m2 का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 8, 1 को 2 से गुणा करेंगे -2, 2 और 1 जुड़ेगा 3, ये हो गया 6/3। अरे 6 में 3 का भाग लगाने पर 2 ही तो आता है। ये हो गया आपका बिंदु Q। बिंदु Q के निर्देशांक हमने x y माने थे, x का मान हमने निकाला -4 और y का मान निकाला हमने 2, तो ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए। और अंत में आप लिख सकते हो कि दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या होंगे, -3/2 0 और -4/2 होंगे। आप ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इस टाइप से एक बॉक्स में इनको बंद कर देना और पता चल जाएगा। समान 3 भागों में विभाजित करने वाले 2 बिंदु थे, एक तो P और एक Q, जिनके निर्देशांक ऐसे हमने ज्ञात किए और ये उनके निर्देशांक है। कैसा लगा? शानदार पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, और सब एक एक पर्सन बहुत ही शानदार पर्सन है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा तो ही शानदार होता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा पर्सन है। अच्छा पर्सन उसको बोलते हैं कि ये पर्सन आपके ज़िंदगी में जब भी आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का प्रयास करोगे और यदि उसके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ज़रूर आपको ये बेनिफिट देगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको केवल और केवल 10वीं क्लास में ही अच्छे मार्क्स आए। मेरा प्रयास ये है कि 10वीं क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के साथ साथ फ्यूचर में भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी जानकारी हो और आप फटाफट उन प्रश्नों को हल करें। हालांकि वहाँ पर इतना वक्त नहीं होगा, उसके लिए हम कम से कम समय में हल करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कार्य करेंगे, लेकिन मूल चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक लास्ट का एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि 7.2 का है। 7.2 के लिए अंतिम एग्जाम्पल है 10, उसकी बात हम करेंगे और उसके बाद में ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9। पहले मैंने 8 लिख दिया था, हालांकि वो एग्जाम्पल नंबर 9 था, और अब मैंने जो एग्जाम्पल करवाया वो 8 है।
पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 करवा दिया और उसको लिखने में मैंने लिख दिया 8, तो ध्यान रखना वो त्रुटि सुधार कर लेना भाई। उसको आपको 8 लिखा था पहले वाले को, उसको 9 समझना है। और वैसे तो 9 और 8 से हमें क्या मतलब, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन जो भी है उसका उत्तर बता दिया ना आपको कि ऐसे ऐसे आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल 10 आप और हम सबका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका वेट एक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को नई सौगात देगा। और सौगात क्या है कि एक नई टाइप का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 6, 1, बिंदु बी निर्देशांक है 8, 2, बिंदु सी निर्देशांक है 9, 4 और बिंदु डी जिसकी निर्देशांक है P3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर 10, नया नवीन तरोताजा क्वेश्चन। अलग प्रश्न है। 4 बिंदु दिए गए हैं और बताया ये गया है कि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसी क्रम में, एक नाम है इसी क्रम में इसलिए लिखा है, उनको कंटिन्यू लिखना है। A B C D ऐसे कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि A लिख दिया फिर सीधा D लिख दिया, C लिख दिया, इच्छा नहीं चलेगी। कंटिन्यू होना चाहिए A B C D, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन A B C D को लगातार लिखना है। इसको समझने के लिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको अपने को ABCD नाम देना है। ये A B C D कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। A B C D कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लगातार होनी चाहिए A B C D। इनके जो भी निर्देशांक दे रखे हैं वो अपन यहाँ लिख लेते हैं। A की निर्देशांक है 6, 1, B की निर्देशांक है 8, 2, C की निर्देशांक है 9, 4, D की निर्देशांक है P3। तो P का मान कैसे आएगा? P का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर 2 तरीके हैं। P का मान ज्ञात करने के लिए एक तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र काम में लिया जा सकता है जो कि 7.1 के अनुसार है। लेकिन यदि बुक के अनुसार बात करें तो अपन इसके विकर्ण की बात कर सकते हैं। विकर्ण की सहायता से P का मान ज्ञात कर सकते हैं विकर्ण का प्रयोग करके। और विकर्ण के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या है? इस बिंदु को मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं P। ध्यान से समझना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन कैसे काटे हैं? 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये बिंदु P पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो P से पहले वाला ये भाग और P से इधर वाला ये भाग दोनों बराबर है। इधर वाला ये भाग है DP, इधर वाला ये BP बराबर है। ऐसे ही इधर वाला ये भाग और इधर वाला ये भाग बराबर है।
एक बात समझिए, जब ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये बिंदु P इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। यदि इनके ये दोनों भाग बराबर हैं तो बिंदु P इसके लिए भी मध्य बिंदु हो गया। बिंदु P दोनों रेखाखंड का मध्य बिंदु है। किस किस का, एक तो इस BD का और एक AC का। तो हम क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु P है, ये BD का भी है, लेकिन BD की बात हम बाद में करेंगे। और निर्देशांक हमें नहीं पता है तो उसके निर्देशांक मान लो XY है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो सूत्र लगेंगे। x बराबर तो ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2, एक y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। अब ये x1 y1 x2 y2 कोई मतलब नहीं है। x1 प्लस x2 का मतलब है x में x का मान जोड़ना है, यहाँ y1 प्लस y2 का मान है, y में y का मान जोड़ना है। तो देखो हम बात कर रहे हैं AC के मध्य बिंदु की, तो AC ये है, तो इसमें x का मान 6 है, यहाँ x का मान 9 है। तो यहाँ x1 प्लस x2 की जगह आप क्या करो, यहाँ पर ये 6 है तो ये इसको x1 मान लो और x2 को मान लो 9। x में x का मान जोड़ना है, सीधी सी बात है। 6 में 9 जुड़ेगा बटे में 2, 6 9 15, ये हो जाएगा 15 बटे 2। ठीक है, इसके आगे सरल नहीं होगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 का मतलब है y का मान यहाँ पर 1, यहाँ y का मान 4, ये दोनों जुड़ेंगे 1 और 4 जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 बटे 2। ये सरल नहीं हो रहा है। जैसे आपने AC का मध्य बिंदु ज्ञात किया है वैसे ही आप क्या करेंगे, BD जो है BD का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। BD का मध्य बिंदु, और BD का मध्य बिंदु भी क्या है, P ही है। BD का मध्य बिंदु क्या है, P ही है। तो यहां देखो इसके निर्देशांक भी हम XY मान लेते हैं, सूत्र तो वही होंगे मध्य बिंदु के। तो x का मान निकालेंगे तो सूत्र यही काम में ले लेंगे अपन। लेकिन अब की बार BD की बात कर रहे हैं तो यहाँ x का मान 8 आ रहा है, यहाँ पर x का मान P आ रहा है। तो x1 प्लस x2 का मतलब x के मान को जोड़ना है। ये x1 मान लिया, P को x2 मान लिया बटे 2। अज्ञात राशि सामान्य संख्या में कभी जुड़ती नहीं है, इसलिए x का मान इतना ही हल होगा। अभी बाकी बाद में देखेंगे हम। y बराबर क्या होगा, BD का मध्य बिंदु है तो B ये रहा, D ये रहा, y का मान 2, y का मान 3, तो 2 में 3 जुड़ेगा, 2 में 3 जुड़ेगा बटे 2, ये हो गया 5 बटे 2। एक बार आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ y का मान 5 बटे 2 आया था, यहाँ पर भी y का मान 5 बटे 2 आ गया। ऐसा क्यों आया पता आपको, क्योंकि बिंदु P दोनों का ही मध्य बिंदु है, एक ही चीज है। ये बिंदु P है वो दोनों का मध्य बिंदु है, इसका मतलब दोनों के लिए सेम चीज होनी चाहिए, इसलिए y का मान बराबर आ गया। अब y का मान यदि बराबर है तो x का मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिंदु P इसका भी मध्य बिंदु है, बिंदु P BD का भी मध्य बिंदु है, तो दोनों चीज एक ही है। और इसका पता अपने को यहां से चल चुका है वैसे कि y बराबर हो गया, इसलिए x के जो मान है उनको आप बराबर में लिख दो। अतः x के मानों की तुलना करने पर, x के मानों की तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे, y के मान तो बराबर आ गए, अब x के मान भी बराबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि बिंदु P दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों के लिए एक ही चीज हो गया P, इसलिए दोनों का x का मान सेम होगा। अब दिखेगा नहीं क्योंकि P अज्ञात है इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी x का मान यहाँ और x का मान यहाँ दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ आ रहा है 15 बटे 2, इधर आ रहा है 8 प्लस P बटे 2। आपको हल करने के लिए बता दूं, वज्र गुणा तो हम करना सीख ही गए हैं, लेकिन एक नई बात बताऊं, हर वाली संख्या से कट सकती है, यदि कटे तो काट सकते हो, ये नई बात है। नहीं तो तुम्हें वज्र गुणा करना पड़ता, उत्तर तो आ जाता, वज्र गुणा से भी आता, अब सीधा आ जाएगा। देखो इधर 8 प्लस P है तो पहले मैं ये लिख देता हूँ 8 प्लस P, इस 15 को बाद में लिख देता हूँ। मुझे तो P का मान निकालना है, तो ये 8 है वो 15 की तरफ भेज दूंगा, 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटाने के बाद यहाँ से P का मान कितना आ जाएगा भाई 7।
P का मान कितना आ जाएगा 7, और हमसे P का मान यही पूछा गया है कि P का मान कितना होगा। एक बार फिर बता दूं रे, ध्यान से समझ लो। ये जो चारों बिंदु है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसलिए मैंने समांतर चतुर्भुज बना करके ABCD लिख दिया और इन चारों बिंदुओं को ABCD के पास में लिख दिया। इसने कहा है P का मान बताओ। P का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण का सहारा लेंगे, और विकर्ण का सहारा लेने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि विकर्ण का क्या नियम है समांतर चतुर्भुज के लिए। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये दोनों भाग बराबर होंगे तो ये दोनों भाग भी बराबर होंगे। अब इस P से पहले और बाद वाले दोनों भाग बराबर हैं तो P इनका क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो एक बार तो इस ऐसी विकर्ण के लिए P को मध्य बिंदु मानते हुए बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात कर लो, मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके। फिर बिंदु P को BD का मध्य बिंदु मानते हुए निर्देशांक ज्ञात कर लो, x और y का मान। सूत्र दोबारा यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, इसी सूत्र को अपन यहाँ काम में ले लेंगे। यहाँ पर जब हल करोगे तो पता चलेगा कि y के मान बराबर आ गए। y के मान बराबर क्यों आए, क्योंकि P दोनों का ही मध्य बिंदु है। अब y का मान यदि बराबर आ रहा है इसका मतलब x का मान भी बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। अतः x के मानों की तुलना करने पर, x के मानों की तुलना करेंगे तो यहाँ x का मान 15/2, यहाँ x का मान कितना आ रहा है 8 + P/2। मैंने 2 को 2 से काट दिया, ये नया तरीका है। और यदि किसी को तकलीफ कि कैसे कट गया तो चिंता मत करो, वज्र गुणा कर लेना। वज्र गुणा तो करना आता है ना, 2 को यहाँ गुणा कर लेना, बराबर लगा देना, फिर इनको गुणा कर लेना और फिर उसको सरल करके P का मान निकाल लेना। P का मान 7 ही आएगा। मैंने सीधा काट दिया तो सीधा उत्तर आ गया, जल्दी आ गया, टाइम बच गया। तो आप मुझे बिल्कुल पूर्ण आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन केवल मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंटिन्यू देखते हुए अच्छे से नहीं समझोगे, और एक बार इसको नोटबुक में ज़रूर नोट करें और उसके बाद में फिर से देखें तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हमने 7.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स शेष रह गए थे उन सब की बात कर ली है। 7.2 के ऑल एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटेड, कि सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए 7.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।